मान्यता है सिर्फ? अरे भाई, क्या कोई रिकॉर्ड कर रहा है क्या मेरी इसको? चलिए करिए। जी सर, ये रिकॉर्ड करना है। हाँ हाँ ठीक है, करिए। तो अच्छा, तो शुरू से करना था, इतनी बात तो निकल गई। कुछ समय तो लेता है सर, ये कुछ समय लेता है। हाँ, तो अब जो है, आप देखें, जो इंदुमती कहानी के बारे में हम बात करते हैं, और इंदुमती कहानी जब किशोरीलाल गोस्वामी ने लिखी, तो ये वो दौर था जब कहानी के बारे में खुद कहानीकार नहीं जानते थे बेहतर ढंग से, उस सैद्धांतिकी को नहीं जानते थे कि अ, कहानी कैसे लिखी जाती है। वो ये तो जानते थे कि कहानी क्यों लिखी जाती है या क्यों लिखी जानी चाहिए, मगर वो ये नहीं जानते थे कि कहानी लिखी कैसे जाती है, किन मुद्दों को लेकर लिखी जाती है। बहुत उनको इसका अभ्यास नहीं था। तो उनके पास जो एकमात्र रास्ता था वो था अंग्रेजी साहित्य की तरफ जाने का। और अंग्रेजी साहित्य की जो जो कहानियां ट्रांसलेट होकर हिंदी में आई थी, उन्हीं को वो पढ़ते थे, या जो अंग्रेजी पढ़ सकते थे वो अंग्रेजी पढ़ते थे। तो जो रचना प्रक्रिया, अगर आप किशोरी लाल गोस्वामी की, अब मैं एक एक करके बात करूंगा, किशोरी लाल, क्योंकि सिर्फ जिस तरह का विषय है उसमें ये गलतफहमी से ज्यादा एक तरह की एम्बिग्विटी है, एक तरह की बहुत सारे अर्थ निकलने वाली स्थिति है। क्लैरिटी नहीं है कि मेरी रचना प्रक्रिया के बारे में बात करनी है या पूरी कहानी कैसे। तो मैंने इसमें चुनाव ये किया कि सिर्फ मेरी कहानी के बारे में नहीं, मैं रचना प्रक्रिया कैसे, किस किस की कहानियों की रचना प्रक्रिया कैसे है, मैं इस पर बात करूं, ताकि हम एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में चीजों को देख सकें। इसलिए मैं किशोरीलाल गोस्वामी से इसको शुरू कर रहा हूं। अब आप देखिए कि किशोरीलाल गोस्वामी की ये कहानी, जो विद्यार्थियों ने शायद ही पढ़ी हो, मैं बहुत संक्षेप में इसको कर रहा हूं, कि किशोरीलाल गोस्वामी की कहानी में एक 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 ऐसे एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिस जो राज्य हार चुका है, वो जंगल में रह रहा है, और वो राजा है, रहा है अपनी। एक और वहाँ उस जंगल में एक लड़का आता है, वो राजकुमार है। फिर दोनों के बीच में प्रेम उत्पन्न हो जाता है, या हो जाता है प्रेम उन लोगों को। और फिर वो जो है, बाद में पता लगता है कि वो सारे के सारे जो है वहां सिपाही निकल आते हैं, और इंदुमती उसकी बेटी का नाम। तो अब इसका कहानी की अगर आप जो रचना प्रक्रिया के हिसाब से आप देखें, पहला जो मैंने हिस्सा कहा था, जो प्रदत्त और दूसरा जो उसका अर्जित, ये अगर मैं इन दो खानों में से इसको बांटने की कोशिश करूं, तो इसमें प्रदत्त तो कुछ भी नहीं है, अर्जित है। उन्होंने अपनी शिक्षा के आधार पर कहानी लिखने की कोशिश की, इसमें अनुभव कहीं नहीं है। क्योंकि कहानी का जो मुख्य है वो है अनुभूत सत्य, जिसे हम दूसरी तरह के शब्दों में यथार्थ कहते हैं। नई कहानी के दौर में इसको अनुभूति की प्रामाणिकता कहा गया, भोगा व यथार्थ कहा गया, दो तरह के शब्द इस्तेमाल किए गए। तो यथार्थ भी कौन सा, जो यथार्थ जिसे हमने, या तो हमने अपने जीवन में स्वयं भोगा, जिसे भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा कि कुछ आप बीती कुछ जग बीती। तो ये जो आप बीती और जग बीती, यानी मेरे ऊपर नहीं बीती है, मगर क्योंकि दूसरे के ऊपर बीती और मैंने उसको महसूस इस शिद्दत से किया, एक तरह का परकाया प्रवेश, एक तरह का जो है कायांतरण। तो एक तरह का कायांतरण जो अ, व्यक्ति करता है। और तो ये जो कहानी है इंदुमती, ये अम, एक तरह की कायांतरण वाली स्थिति है। वो एक तरह की अर्जित कौशल है, उन्होंने कहानी लिखी।
ऐसे ही अगर इस पूरे दृश्य को छोड़कर, हम इस नई कहानी के दृश्य को छोड़कर हम और आगे बढ़ते हैं प्रेमचंद के समय में, तो प्रेमचंद के समय में मुझे जो दो कहानीकार अ, बहुत अच्छे लगते हैं, एक तो प्रेमचंद स्वयं हैं, एक और प्रेमचंद के ठीक बाद वो आते हैं। हालांकि उनका नाम लोग बाग बहुत कम लेते हैं और उन्होंने बहुत कम लिखा भी है। उनके कुछ एकांकी के बारे में जिक्र होता है और वो नाम है भुवनेश्वर का। भुवनेश्वर की एक ही कहानी है भेड़िए, जिसका बहुत बहुत मतलब जिसे कहते हैं कि मेरा ख्याल है कि वो एक ऐसी कहानी है कि जैसे काफका की कहानी मेटामॉर्फोसिस को, जो फ्रेंच काफका, जो ऑस्ट्रिया के वियना के बहुत अच्छे बड़े राइटर माने जाते थे, फ्रेंच काफका की कहानी मेटामॉर्फोसिस बहुत महान कहानी मानी जाती है। वैसे ही अगर हिंदी साहित्य में किसी एक कहानी को उनके लिए जैसे चंद्रधर शर्मा गुलेरी एक कहानी से बहुत नाम कमाया, उसने कहा था, जैसे हार की जीत कहानी से सुदर्शन ने नाम कमाया। मैं कहता हूं कि अगर एक कहानी से किसी ने नाम कमाया तो सच में वो भुवनेश्वर थे, जिन्होंने भेड़िए कहानी से, और इसलिए नहीं नाम कमाने से, इसमें बहुत बहुत तात्पर्य, मेरा मेरा अभिप्राय नहीं है, मेरा मेरा इससे कोई लेना देना भी नहीं कि कोई नाम कमाता है कहानी से या नहीं कमाता है, मगर महत्वपूर्ण ये है कि क्या वो कहानी इतनी इम्पोर्टेंट है कि पाठक को अपने से जोड़ लेती है। इसकी रचना प्रक्रिया पर ना मैं इस समय बात करूंगा, मैं प्रेमचंद की के ऊपर रचना प्रक्रिया पर 2 मिनट के लिए या 1 मिनट के लिए बात करना चाहूंगा। और जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद और प्रेमचंद एक ही समय में थे। और जयशंकर प्रसाद के कामायनी और जो नाटक हैं उनके ऐतिहासिक या सांस्कृतिक परिदृश्य को लेकर, उनको ध्यान में रखकर सिर्फ बाकी चीजों को उनकी जो है भुला दिया जाता है। इसका ध्यान रखा जाना चाहिए कि मेरा ख्याल है कि उस पूरे युग में, जो प्रेमचंद जैसे युग कहा जाता है, उसमें जयशंकर प्रसाद एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे रचनाकार हैं जो इतने बहुमुखी प्रतिभा वाले हैं कि जब वो कविता लिखते हैं तो छायावाद में एक महत्वपूर्ण स्तंभ बनते हैं, नाटकों में प्रसाद युग के नाम से नाटक चलता है, और उन्होंने जो उपन्यास लिखे, अगर आप उनके कंकाल, खासतौर से कंकाल, इरावती को छोड़ भी दें तो खासतौर से कंकाल अगर आप पढ़ें, तो जिस तरह से धार्मिक पाखंड की, धर्म की नहीं, धर्म के आडंबर की जिस तरह से उन्होंने जमकर भर्त्सना की है, क्योंकि उन्होंने मनुष्यता का पक्ष लिया। अब जो बचता है हमारे सामने कथा साहित्य में उपन्यास के बाद, वो है कहानियां। कहानियों में उनकी वैसे तो बहुत सारी कहानियां हैं, पुरस्कार है, आकाशदीप है। मुझे जो दो कहानियां, दो बच्चों की कहानियां एकदम से याद रहती हैं, हमेशा याद रहती हैं, एक है छोटा जादूगर और एक है मधुआ। बड़ी प्यारी कहानी है, बाल मनोविज्ञान की कहानी है, बिल्कुल ऐसी कहानी जैसे कि प्रेमचंद की ईदगाह, तो जिसमें वो हामिद नाम का एक चरित्र है। तो या अगर और एक कहानी याद करूं तो जो कहानी है दूध का दाम, जिसमें मंगल की कहानी है, बच्चा है छोटा और जो है ठाकुर के घर में रहता है, मतलब ठाकुर के घर के बाहर पड़ा रहता है, उसकी स्थिति बहुत खराब हो गई। तो अब मैं दो रचनाकारों की रचना प्रक्रिया पर फोकस करता हूँ। एक तरफ है हमारे पास प्रेमचंद और दूसरी तरफ है, और मेरा जो निकष है, जो मेरी कसौटी है, मैंने जो 2 शब्द शुरू में अर्जित जो आपके सामने रखे थे, उन पर ही मैं रुकूंगा। प्रेमचंद की जो स्थिति है, प्रेमचंद का जो प्रारंभिक जीवन है, वो एक ग्रामीण क्षेत्र का जीवन है। यानी बनारस के पास का जो भी गांव है, उस गांव के हिस्से में उनका पालन पोषण होता है। परिवार की जो स्थिति है, आर्थिक स्थिति बहुत बहुत अच्छी तो नहीं है, मगर हाँ एक निम्न मध्यवर्गीय परिवार जरूर है। और उसमें भी उनकी माता, मतलब जो भी उनकी पारिवारिक स्थितियां, उनको हम छोड़ देते हैं। दूसरी तरफ है जयशंकर प्रसाद, जो
बनारस शहर में रहते हैं, आर्थिक रूप से बहुत समृद्ध हैं, जिनका पालन पोषण शहर में हुआ है। अब ये जो जो चीजें हमारी रचना प्रक्रिया को बहुत प्रभावित करती है, उसमें आपकी आर्थिक पृष्ठभूमि कि आपकी माने व्यक्ति की, रचनाकार की, क्षेत्रीय, वो उस किस क्षेत्र से आता है, किस सामाजिक वर्ग से आता है, किस जेंडर से आता है। कुछ लोग मेरी इस बात पर आपत्ति कर सकते हैं कि ऐसा ऐसा तो नहीं हो सकता, मगर मैं इसको आगे आप थोड़ा सा धैर्य रखिए, मैं इस पर भी बात करूंगा। तो ये जो है, ये अब ये कैसे मैटर करता है। प्रेमचंद जब शहरों का वर्णन अपनी कहानियों में करते हैं तो प्रेमचंद ऑथेंटिक नहीं रह जाते हैं, बहुत शैलो हैं, बहुत उथले। आप उनकी चाहे मिस पद्मा पढ़ लीजिए और या और किसी शहर की कहानी, मगर जब आप नाम लेने लगते हैं कहानियों की कि प्रेमचंद की उल्लेखनीय कहानियां, तो आप हैरान हो जाते हैं कि वो तमाम कहानियां गांव से संबंधित कहानियां हैं। आखिर 1936 में चाहे कफन हो और चाहे पहली कहानी जो मानी जाती है 1916 में पंच परमेश्वर, तो यानी 1916 से और 1936 तक इतने लंबे समय में वो इतनी कहानियां लिखते हैं, और वो सारी, चाहे वो पूस की रात हो या जैसा कि दूध का दाम मैंने बताया, चाहे सदगति हो, चाहे ठाकुर का कुआं हो, और जो दूसरी और बहुत सारी कहानियां हैं जिसमें सवा शेर गेहूं है, सब कहानियां और जो है वो ग्रामीण जीवन की कहानियां। अपवाद स्वरूप एक आध कहानी ऐसी होगी जो शहर की होगी, और उसको भी प्रेमचंद की अच्छी कहानियों में गिना जाता होगा, उल्लेखनीय कहानियों में गिना जाता होगा। अदरवाइज आप पाएंगे कि वो तमाम कहानियां गांव की। अब इधर आप जयशंकर प्रसाद के यहाँ जाते हैं तुलनात्मक रूप से देखने के लिए। ऐसा नहीं है कि प्रेमचंद ने कोशिश नहीं की है अपने ग्रामीण जीवन से कटने की और अपने शहरी जीवन को आत्मसात करने की, मगर वो बहुत आरोपित है, बहुत उथला है। जैसे कि अगर मैं एक मिनट को कहानी को छोड़कर उपन्यास की तरफ जाऊं, तो आप देखेंगे कि गोदान उनका जो उपन्यास, जो बहुत अच्छा उपन्यास माना जाता है, उसके दो हिस्से हैं, एक शहरी हिस्सा है, ग्रामीण हिस्सा है। तो जहां पाठक का मन रमता है वो ग्रामीण हिस्सा है। शहरी हिस्से में वो वैसी ताजगी नहीं पाता, चाहे वो फिर प्रोफेसर मेहता हो, चाहे वो और जो दूसरी महिलाएं हैं, तमाम ठाकुर साहब हों, सब हों, मगर वो वैसी वो नहीं पाता जो होरी, धनिया, गोबर और इन सब के बीच में जो वो एक तरह की ऑथेंटिसिटी, प्रामाणिकता पाता है, वो जो प्रामाणिक लगता है कि हाँ ये कुछ। तो ये जो अब जयशंकर प्रसाद के यहाँ पर, जैसा मैंने छोटा जादूगर को बताया, छोटा जादूगर में अगर अब जब मैं आपसे कह रहा हूँ, तब आप जरूर उस कहानी को एक बार, छोटी सी कहानी है, आप जरूर पढ़िएगा। मैं तो कहूंगा मधुआ भी पढ़िएगा। कलकत्ता का दृश्य है, उस समय का कलकत्ता, और उसमें एक कार्निवाल चल रहा है, एक तरह का एक जलसा चल रहा है, और वहां एक उसकी जो डिटेल्स हैं, मैं मतलब एक कथाकार के रूप में, एक रचनाकार के रूप में स्वयं जानता हूँ, ये डिटेल्स जो हैं उस व्यक्ति की नहीं हो सकती जिसने उसको अटेंड ना किया हो, उस कार्निवाल को, उस तरह के कार्निवाल्स को, जो उस तरह के उत्सवों को, जो बड़े बड़े स्तर पर अंग्रेजों के जमाने में हुआ करते थे। तो जयशंकर प्रसाद ने उनकी जब डिटेल्स दी है छोटा जादूगर में, वो बहुत ऑथेंटिक बनी है वो कहानी, चाहे फिर वो मधुआ कहानी हो। और ऐसा नहीं कह रहा हूं कि, हाँ इसमें एक चीज और आगे जो मैं बताऊंगा कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो मेरे आगे के जो रचनाकार हैं उनकी आवाजाही, जैसे जयशंकर प्रसाद की भी आवाजाही जो है वो एक तरफ शहरों में है तो दूसरी तरफ ग्रामीण जीवन में भी है। तो जिसकी आवाजाही ग्रामीण जीवन में है, वो ग्रामीण जीवन से संबंधित कुछ अनुभव लिख देते हैं।
मगर वो अनुभव बहुत गहरे नहीं होते, उस तरह के नहीं होते। बस एक तरह की जिम्मेदारी के कारण लिखे गए होते हैं। अब जो बात, एक इससे आगे बढ़ते हैं, इन मतलब मैंने जो तीन लोगों का नाम लिया, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद और भुवनेश्वर। भुवनेश्वर की कहानी पर मैं कोई ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा, बहुत जटिल कहानी है और बहुत लंबी बात होगी। और विद्यार्थियों को मेरा निवेदन है कि वो इस कहानी को ढूंढ कर पढ़ें, भेड़िए कहानी को। और मैं एक लाइन में उसका वो बता देता हूँ कि मनुष्य के जीवन में समस्याएं कैसे पीछा करती रहती हैं, दुख कैसे पीछा करते रहते हैं, उनसे कैसे निपटा जाता है, और अंत में मनुष्य की जीत कैसे होती है, ये उस जिजीविषा की कहानी है। मुझे इसको कहते हुए बच्चन जी की कविता की वो जो दो तीन पंक्तियां हैं वो याद आ रही हैं इस कविता के उसमें, कि ये महान दृश्य है कि चल रहा मनुष्य है। ये महान, ये कौन सा दृश्य महान है? ये दृश्य महान है कि चल रहा मनुष्य है, मनुष्य रुका नहीं अपनी यात्रा में। और बाकी डायनासोर गायब हो गए, पता नहीं कितने जीव गायब हो गए, मगर मनुष्य चलता रहा। ये महान दृश्य है कि चल रहा मनुष्य है, अश्रु स्वेद रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। तो ये जो जिजीविषा है, ये जो लड़ने की क्षमता है, ये मुझे लगता है कि उस कहानी की शक्ति है, भेड़िए कहानी की। और अभी आप उसे जब पढ़ेंगे और समझेंगे तो मुझे लगता है कि अब हम आगे जैसे ही स्वतंत्र उत्तर, मैं पूरी परंपरा पर आ रहा हूँ, एक एक आदमी एक एक रचनाकार को चुनते हुए। ठीक ऐसे वक्त में मुझे याद आती है राजेंद्र यादव जी की एक कहानी है, जहाँ लक्ष्मी कैद है। और एक कहानी और जो याद आती है वो है तलवार पंच हजारी। ये दो कहानियों का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि एक कहानी स्त्री जीवन की दुर्दशा को लेकर लिखी गई है, जहां लक्ष्मी कैद है। और वो दुर्दशा जो उस व्यापारी या सेठ या बनिए की जो एक अंधविश्वास, एक अंध मान्यता के कारण, वो एक, कि अगर मैंने लड़की की शादी कर दी, अगर मैंने अपनी लड़की की शादी कर दी तो मेरा धन, क्योंकि लड़की के मामले में कई बार, और बहुओं के बारे में एक मान्यता पुराने हमारे समय समाज में रूढ़ थी कि लक्ष्मी का रूप होती है, तो बहू के रूप में आएगी तो लक्ष्मी टिके रहेगी, और अगर बेटी के रूप में आएगी तो अगर इसका विवाह कर दिया तो लक्ष्मी चली जाएगी, लक्ष्मी जी रूठ जाएंगी, तो मैं गरीब हो जाऊंगा, ऐसा करके उसके सेठ के मन में ये एक गलत मान्यता बैठ जाती है। अब वो उस लड़की की शादी नहीं कर रहा, और लड़की दुख पा रही है, इसकी वजह से उसको बीमारियां हो जाती हैं, और वो रोती है, चिल्लाती है, तरह तरह के नाटक, उस तरह के जो मानसिक रोगों से ग्रस्त होने के कारण कोई करता है, वैसे वो कसब करती है। क्योंकि जो एक उम्र की जो जिस तरह की जरूरतें होती हैं वो उसकी पूरी नहीं होती हैं। उसकी साथ की लड़कियों की शादियां हो गई हैं, उनके बच्चे हो गए हैं, तो एक तरह तरह की कुंठाएं उसके मन में बैठने लगती है। अब कोई ये कह सकता है कि राजेंद्र यादव स्त्री नहीं है, पुरुष हैं, उन्होंने स्त्री जीवन पर इतनी अच्छी कहानी कैसे लिखी? इस प्रश्न का मैं जवाब आगे दूंगा। उनकी एक दूसरी कहानी है तलवार पंचहजारी। मैं बाकी और तमाम कहानियां छोड़ रहा हूँ, कलात्मक कहानियां। तलवार पंचहजारी कहानी सामंती मूल्यों के डहने की कहानी है, कैसे वो सामंती मूल्य टूट रहे हैं। एक तलवार है जो बहुत पुराने जमाने से उनके खानदान में रखी हुई है, लड़के के खानदान में। लड़का परेशान होकर गांव छोड़कर शहर भाग आता है, साथ में वो तलवार ले आता है उसका। और वो जो है, जब उसका दोस्त उसको मिलता है तो वो उससे पूछता है उस तलवार का क्या किया, तो वो कहता है कि मैंने उसके उस्त्रे बनवा दी। और यानी उसने जो है उस पूरी की पूरी जो जो सामंत शाही थी उसको श्रम में बदल दिया। ये राजेंद्र जी की कला। तो अब अगर आप देखें तो राजेंद्र जी का जीवन का सत्य न तो कायदे से वो स्त्री वाला है, और
ना वो तलवार पंचहजारी वाला है ये, क्योंकि राजेंद्र जी का जीवन आगरा जैसे शहर में बीता, फिर दिल्ली, फिर बॉम्बे और कलकत्ता, इन सब बड़े बड़े शहरों में वो रहे। ग्रामीण जीवन से चूंकि मेरा भी थोड़ा बहुत परिचय उनसे रहा, तो उस आत्मीयता में मैं उनसे अक्सर पूछा करता था, तो ग्रामीण जीवन के बारे में वो राजेंद्र जी बिल्कुल नहीं जानते थे ज्यादा, उनको कुछ ये चीजें समझ में भी नहीं आती थी। तो ये कहानियां, जो दो कहानियां, जहां लक्ष्मी कैद है और तलवार पंच हजारी, तलवार पंच हजारी को पढ़ते हुए आपको लगता है कि ये व्यक्ति छोटे कस्बे को, यानी जिन्हें आज हम बहुत मुश्किल से देख पाते हैं क्योंकि लगभग सभी शहर बन गए हैं, मगर पहले वक्त होता था कि एक कस्बा भी एक वो जगह थी। तो जो राजेंद्र जी की जो कहानियां हैं, ये दोनों कहानियां कस्बे से शहर की कहानी, और जो जहां लक्ष्मी कैद है वो तो सिर्फ एक छोटे से उस इलाके की कहानी है। तो राजेंद्र जी के जीवन में जो की अगर इन दो कहानियों की रचना प्रक्रिया की बात करें तो राजेंद्र जी ने ये दोनों अर्जित, इसमें राजेंद्र जी का कोई, जिसे राजेंद्र जो नई कहानी आंदोलन का जो नारा था, प्रामाणिकता, अनुभूति की प्रामाणिकता, इसमें कहीं कोई अनुभूति की प्रामाणिकता नहीं, इसमें कहीं कोई भोगा हुआ यथार्थ नहीं, मगर फिर भी ये दो अलग कहानियां हैं। तो ये कहानियां क्या हैं? ये उनके अर्जित कौशल से आई है, ये उन्होंने शिक्षा, जिसमें एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, उससे उसके माध्यम से आत्मसात करते हुए इन्होंने परकाया प्रवेश किया और उसमें जो है इन कहानियों को लिखा। अब इसके साथ एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा कि जैसे भीष्म साहनी एक कहानी लिखते हैं जिसका नाम है अमृतसर आ गया है। मेरा दावा है कि, हालांकि हो सकता है कि मैं गलत हूं, मगर मैं एक अध्यापक और एक रचनाकार के तौर पर मैं इस बात को कह रहा हूं, क्योंकि मैंने देखा, मैंने अध्ययन किया और मैंने पाया कि अमृतसर आ गया जैसी कहानी कोई भी नॉन पंजाबी, ऐसा व्यक्ति जिसकी पृष्ठभूमि पंजाब की नहीं है या उसकी जड़ें पंजाब में नहीं है, वो ऐसी कहानी नहीं लिख पाया। यानी अगर कोई दूसरा व्यक्ति जिसने कहानी लिखी उस विभाजन पर, भारत पाक विभाजन, मैंने भारत के विभाजन को लेकर और उसकी जो ट्रेजेडी को लेकर, उसमें भीष्म साहनी के अलावा जो दूसरा नाम है वो मोहन राकेश का है, परमात्मा का कुत्ता हो या फिर मलबे का मालिक हो, रखा पहलवान हमें आज भी याद है, या फिर तीसरे रचनाकार के रूप में जो हमें याद आते हैं उनकी भी जड़ें वही हैं, और वो हैं कृष्णा सूक्ति, उनकी कहानी सिक्का बदल गया। अब आप देखें कि अब इनकी तुलना में पूरी नई कहानी में आप चले जाइए, आपको ऐसी कोई कहानी नहीं मिलेगी जो इनके टक्कर पर, इनकी तोल पर खड़ी हो सके। ये बिल्कुल वैसे है कि जैसे अमरकांत की टक्कर में कोई ऐसा रचनाकार खड़ा नहीं हो सकता जो कस्बे की कहानियां लिखता हो। सिर्फ अमरकांत एकमात्र रचनाकार ऐसे हैं जो ना तो शहर की कहानी लिखते हैं ना गांव की कहानी लिखते हैं, वो कस्बों की कहानियां लिखते हैं। अब ये एक मैं इसलिए कह रहा हूं, अब जैसे कि कोई रेणु से ये उम्मीद करे कि वो जो है वो बहुत बहुत शहरी जीवन की बहुत अच्छी, हालांकि रेणु का नाम लेना इस मामले में, मैं व्यक्तिगत रूप से, रेणु बहुत बड़े कथाकार है, बहुत बड़े रचनाकार हैं सर। रेणु, मुझे ध्यान आता है कि उन्होंने कुछ कहानियां ऐसी भी लिखी जो शहर की और बहुत अच्छी कहानियां, मगर उनका नाम नहीं लिया जाता, मगर फिर भी एक बड़ा हिस्सा उनका ग्रामीण जीवन का। तो यानी हमारा जो जीवन बीता है 15-16 साल की उम्र तक, जहां पर हम उससे पोषण लेते हैं और वो हमारी रचना प्रक्रिया का हिस्सा बनता है। यानी ये जो प्रदत्त परिस्थितियां हैं, ये इतना महत्वपूर्ण एक योगदान करती हैं, क्योंकि इस प्रदत्त परिस्थितियों में आर्थिक स्थितियां, सामाजिक स्थितियां, लैंगिक परिस्थितियां, जो जिसे हम कहेंगे रीजनल, क्षेत्रीय परिस्थितियां बहुत बहुत मैटर करती हैं, बहुत प्रभावित करती हैं। किसको प्रभावित करती हैं? कथाकार की दृष्टि को प्रभावित करती हैं, उसके सोचने के नजरिए को प्रभावित करती हैं। जिसे हम यथार्थ कहते हैं, यथार्थ एक बड़ी चट्टान की तरह होता है, और उस चट्टान में हर किसी को अपनी एक प्रतिमा दिखाई देती है, और जो प्रतिमा दिखाई देती है उसके पीछे जो कारण होते हैं
प्रतिमा दिखने के जो कारण, यानी जो वो उस चट्टान में से जो, जब वो उस सारा कूड़ा करकट पत्थर काट देगा और जो मूर्ति निकालेगा, उसमें जो प्रतिमा निकालेगा उसमें से मूर्तिकार रचनाकार, वो जो मूर्ति है उसके दिमाग में तब बनती है जब उसका ये जो पहला वाला हिस्सा है वो उसमें कितने सघन रूप से उसके ऊपर चोट कर रहा है वो बनाएगा। अब मैं आता हूँ, दो कथाकारों की बात करूंगा और फिर मैं आज के परिवेश पर बात करना चाहता हूँ जो हमारा इसमें चल रहा है। देखिए, हमारे सामने दो कथाकार हैं, ज्ञान रंजन है, जाहिर है उदय प्रकाश एक बड़े कथाकार हैं, और उदय प्रकाश का नाम मैं इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि उदय प्रकाश भी एक ऐसे रचनाकार हैं जो ग्रामीण जीवन में और शहरी जीवन में बराबर शक्ति के साथ आवाजाही करते हैं। तो वो एक अपवाद है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, इसलिए नहीं कर रहा हूँ, इसलिए नहीं कि वो कमजोर है, इसलिए कि वो इतने सशक्त हैं कि उनके बारे में बात करना माने अपने उन सब चीजों को आपको एक नया मानक बनाना पड़ता है। मगर आपके लिए सामने दो, एक है संजीव या शिवमूर्ति और दूसरे हैं ज्ञान रंजन। ज्ञान रंजन पहले के कथाकार हैं। ज्ञान रंजन शहरी जीवन के अलावा ग्रामीण जीवन की कथा लिख ही नहीं पाएंगे, मेरा ऐसा मानना है एक रचनाकार के तौर पर, क्योंकि उनके जीवन और उनके सोच में ग्राम्य बोध है ही नहीं। वो एक मध्य वर्गीय जीवन से में जन्म और पालन पोषण, या मध्य वर्ग का हो सकता है, निम्न मध्य वर्ग हो या मध्यम वर्ग हो, मगर उसी में उनका पूरा जीवन, इसीलिए उन्होंने जो कहानियां, जिस तरह की कहानियां लिखी, वो इतनी ताजगी भरी हुई कहानियां, इतने नए विषयों पर कहानी, इतनी बौद्धिक कहानियां, विवाह की संस्था को लेकर जिस तरह मजाक उस वक्त में उड़ाया जा सकता था, उसकी एक कहानी है हास्य रस। अद्भुत कहानी है एकदम, कैसे कि एक संस्था के रूप में विवाह जो है कैसे नष्ट हो गया है, उसको लेकर एक वो कहानी ज्ञान रंजन लिखते हैं। मगर आप ज्ञान रंजन से अगर ये आप अपेक्षा करें कि वो रेणु की तरह भी एक ग्रामीण जीवन की कहानी लिखते हैं तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। संजीव जो हैं वो एक बहुत ही बहुमुखी प्रतिभा के व्यक्ति हैं। उन्होंने बहुत बहुत अच्छी कहानियां लिखी। अपराध जैसी कहानियों के बाद उन्होंने मानपत्र, सुंदरवन को लेकर उन्होंने बाघ और बहुत सारे फील्ड्स में उन्होंने काम किया। मगर एक चीज जो हम उनकी कहानियों में पाते हैं, वो एक शहर की नवीनता अपनी कहानियों में उतार नहीं पाते। लगता है कि उन्होंने वो उनकी अगर 2-3 कहानियों को पढ़कर आप देखेंगे तो पाएंगे कि वो लगभग एक ही भाषा में लिखी गई हैं और वो भाषा में कोई बहुत बदलाव नहीं दिखता है। ये मैं यहाँ तक एक बात कर रहा हूँ। अब जो दूसरी रचना प्रक्रिया के बारे में, जैसे अभी जो फिलहाल हमारे सामने जो इस समय के रचनाकार लिख रहे हैं, इसमें मैं इसलिए सबसे पहले एक नाम ले रहा हूँ, महिला कथाकार हैं योगिता यादव। योगिता यादव की मुझे एक साथ 3 कहानियां याद आ रही हैं जो हाल ही में एक बहुत मशहूर कहानी हुई, नए घर में अम्मा, हंस में प्रकाशित हुई है और ग्रामीण जीवन को लेकर लिखी गई। अब मैं रचना प्रक्रिया को थोड़ा और बिल्कुल पिन पॉइंट करके, योगिता यादव खुद एक महिला है, जिस पर लिख रही हैं वो भी एक महिला का जीवन है, जिस दृष्टि से लिख रही हैं वह भी एक स्त्री दृष्टि है, यानी तीनों चीजें वही हैं। तो जो लोग ये कहते हैं कि जेंडर मैटर नहीं करता, उनको स्त्रियों की लिखी हुई कहानियों को पढ़ना चाहिए और ये याद रखना चाहिए कि जब तक पुरुष स्त्रियों के बारे में लिख रहे थे वो दृष्टि क्या थी, और जब स्त्रियों ने स्वयं लिखना शुरू किया तो जो उनका असर्शन था, जो उन्होंने जिस फोर्स के साथ, जिस बल के साथ अपनी बातों को लिखा, मैं ये नहीं कह रहा हूं उन्हें यौन संबंधी चीजों के बारे में कितनी गहराई से लिखा, उससे कोई बहुत, ये तो बायोलॉजिकल चीजें हैं, मेडिकल चीजें हैं, इनके बारे में लिखना कोई महत्व नहीं। बड़ी चीजें क्या है, बड़ी चीज है कि सांस्कृतिक और आर्थिक, सामाजिक, ये जो चीजें हैं
तो इनको लेकर जो महिलाओं जो एक स्त्रियों की दृष्टि बनी वो बहुत इस कहानी में नए घर में अम्मा जो एक बूढ़ी औरत है, अब मैं ये नहीं जानता कि जितना थोड़ा बहुत जानता हूँ, ये नहीं जानता कि उनका जीवन जो है दिल्ली जैसे बड़े शहर में बीता है या ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा बीता है, क्योंकि उनकी कहानियों को पढ़ते वक्त मैंने पाया एक कहानी और है उनकी, शायद जिसको हंस कथा सम्मान मिला था, राजधानी के भीतर बाहर या बाहर भीतर, कुछ इस तरह से, मैं शीर्षक ठीक से याद नहीं है मुझे, मगर कुछ ऐसा ही शीर्षक है, उसको हंस कथा सम्मान मिला था उस कहानी को। तो उसमें भी जो दिल्ली के गांव हैं उनकी कहानी थी। नए घर में अम्मा, उसमें भी गांव की, एक ऐसा गांव है जो लगभग ऐसा लगता है कि एक शहर या महानगर के आसपास का गांव है या उसके भीतर का गांव है। जैसे कि जैसे मेरा जन्म जो है कोटला मुबारकपुर गांव में हुआ, जो बिल्कुल डिफेंस कॉलोनी के सामने, कभी भी बिल्कुल गांव हुआ करता। मगर मैं खुद वहां से 3 साल की उम्र में या 2.5 साल की उम्र में वो गांव मुझे छोड़ना पड़ा था। तो तो मेरे जीवन में ग्रामीण जीवन उस तरह से है ही नहीं। मगर हो सकता है कि योगिता यादव के जीवन में ग्राम्य बोध जो है वो ज्यादा हो। मगर जब उनकी मैं एक और कहानी पढ़ता हूँ, कांच का जोड़ा, तब मेरी वो धारणा टूट जाती है, क्योंकि उतनी ही सहजता के साथ वो नगरीय जीवन में भी प्रवेश करती है, बहुत सहजता के साथ कोई, और उसी स्त्री दृष्टि के साथ। मुझे ध्यान है कांच का जोड़ा जब मैं पढ़ी तो पहली लाइन इतनी कैची है, और अब मैं आपको उस पर बताने वाला हूँ। जो कहानी का जो मुखड़ा होता है, जो कहानी की जो कहा जो पहला वाक्य होता है, जो पहली 3 लाइनें 4 लाइनें एक पैराग्राफ होता है, अगर उसको पढ़कर पाठक कहानी पढ़ने के लिए नहीं रुका तो कहानी बेकार है। अगर कहानी रोक सकती है किसी पाठक को तो इन्हीं पर रोकेगी। अगर कहानी इसके बाद अगर कहानी फिर भी कहता है कि अगर वो पढ़ना है, तो ये बिल्कुल वैसा है जैसे विद्यार्थियों के कोर्स में कहानी लगी होती है और विद्यार्थियों को पढ़नी पड़ती है वो कहानियां भी जिनको वो पढ़ना नहीं चाहते। तो इसमें योगिता यादव ने प्रेम पर एक बहुत अच्छी टिप्पणी की है। कांच का जोड़ा पति पत्नी है, पति पत्नी के बीच में दाम्पत्य जीवन की जो जो स्थितियां भारत में हैं या विश्व में हैं, वो हम सभी उस चीज से परिचित हैं। तो अब उसमें दोनों के बीच में संबंधों के जो समीकरण है वो कुछ छिन्न भिन्न हो रहे हैं। और ये स्त्री जो है, जैसा कि अक्सर होता है, स्त्रियां परिवार को बचाना चाहती हैं। मुझे लगता है भारतीय स्त्रियों के बारे में ज्यादा मैं कह रहा हूँ, विदेश की स्त्रियों के बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। तो वो परिवार को बचाने की कोशिश करती है, आखिरी वक्त तक कोशिश करती है कि परिवार बचा रहे। मगर जब नहीं बचता है तब फिर वो हाथ खींच लेती है। यही कांच का जोड़ा में भी एक डॉल्फिन, कांच की जो 2 जोड़े हैं, एक जोड़ा है जिसमें 2 डॉल्फिन है और वो आखिर में टूट जाती है। तो योगिता यादव की ये मुझे 3 कहानियां। मगर अब मैं इसी में मेरे लिए योगिता यादव इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि योगिता यादव के अंतर्विरोध भी मैं यहाँ पर मुझे बताने का मौका इस कहानी के माध्यम से मिलेगा। उनकी एक कहानी है नदियां बने नीर। अब देखिए, योगिता यादव ग्रामीण जीवन की कहानी लिखती हैं, बहुत अच्छी कहानियां लिखती हैं, राजधानी के बाहर भीतर, नए घर में अम्मा, और इतना जीवंत चरित्र बनाती हैं कि वो यादगार हो जाता है एकदम। वो आपके सामने वो अम्मा जो है वो दिखाई देती है। अब जब नदियां बने नीर में वो दलित समस्या पर आती हैं तो योगिता यादव असफल हो जाती है। योगिता यादव इसलिए असफल हो जाती हैं क्योंकि योगिता यादव की वो भावभूमि नहीं है, वो उनका अनुभूत सत्य नहीं है। उन्होंने अपने उनकी प्रदत्त परिस्थितियों में, प्रदत्त जीवन में उनके ये अनुभव थे, और ना उनकी शिक्षा में विचारधारा की चीजें शामिल हुई। तो वो क्या करती हैं, प्रेम कहानी लिखती हैं, एक दलित जाति कही जाने वाली या समझी जाने वाली
एक जाति का व्यक्ति लड़का है और एक ब्राह्मण लड़की है, मधुकेशी उसका नाम है, लड़के का नाम विनीत है या विनय है, विनीत है शायद। तो दोनों के बीच में प्रेम है। लड़का अब जो है कॉलेज में जाने लगा है और वो अम्बेडकरवादी हो गया है। लड़की अब भी उससे प्रेम करती है और अंत कहानी का इस तरह से है, जो मैं अब दूसरी बात कहूंगा। अंत इस तरह से है कि लड़का उससे जिद करता है कि बोलो तुम भी पहले जय भीम। तो वो बहुत सहजता से, उसे प्रेम है और वो इसको बुरा भी नहीं मानती, तो वो जय भीम बोल देती है। तो फिर कहता है कि अब तुमने सही रास्ता चुना और उसको एक चुम्बन देता है, मतलब उस लड़की के साथ। तो लड़की, जो नरेशन है लड़की की जगह यहाँ योगिता यादव लिख रही हैं कि जो उस चुम्बन में जो है आंदोलन का खारापन था न, जिससे मेरा मुंह खराब हो गया, मतलब उसका, नायिका का मुंह खराब हो गया। और यहाँ वो कहानी को लिखती हैं कि वो विनीत से कुछ कहती हैं कि हमें पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, उसका मन उसमें वाक्य खिन्न हो गया। अब ये कहानी एक तरह से दलित विरोधी कहानी है। ये बिल्कुल वैसी ही कहानी बन जाती है जैसे प्रेमचंद की कहानी के बारे में लोग आपत्ति करते हैं, कफन कहानी, एक वाक्य की वजह से, क्योंकि उसमें एक वाक्य अगर हटा दें तो कहानी में कोई दिक्कत नहीं है, मगर वो एक वाक्य की वजह से पूरा का पूरा कहानी का वो ढांचा चरमरा जाता है। ऐसे ही आखिर की ये जो 2-3 लाइनें हैं उस पूरी कहानी को एक नए ट्रैक पर ले जाती है। क्यों? सवाल है क्यों। एक इसमें दो बातें हैं। एक एक तो कहानी का, जैसे मैंने बताया, कहानी की शुरुआत जो होती है रचना प्रक्रिया में बहुत महत्वपूर्ण होता है, आप कहानी को शुरू कैसे करते हैं। अगर आपने कहानी शुरू ठीक से कर दी तो आपने लगभग आधी लड़ाई जीत ली। बाकी आप कहानी का विकास कैसे करते हैं ये दूसरी चीजें हैं, क्योंकि डिटेल्स में कहानियां बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, डिटेल्स कितनी ऑथेंटिक है। और अंत कहां पर जाकर हो रहा है, जब जब ये हो जाता है कि अंत भी उसका अच्छा है, एक कहानी मुकम्मल कहानी होती है, एक कहानी सार्थक कहानी होती है। सफल की बात नहीं कर रहा हूँ, सफल बहुत सारे कारणों से कोई कोई कहानी हो जाती है, बहुत सारी बहुत चर्चा हो जाती है, बहुत कुछ हो जाता है, मगर इसका कोई अर्थ नहीं है। अर्थ किस बात से है? उसकी सार्थकता से। हो सकता है 50 साल बाद वो कहानी दोबारा से उठेगी, क्योंकि तब लोग उसको समझेंगे कि अरे ये बहुत महत्वपूर्ण कहानी थी। तो अब एक जो मैंने एक कथाकार के बारे में बताया, ऐसे ही एक विवेक मिश्रा जी की जो है बहुत अच्छे कहानीकार हैं, जैसे योगिता यादव बहुत अच्छी कहानीकार है। कितना समय है डॉक्टर साहब हमारे पास? 1 घंटे का रखा है, बाकी आप चाहें तो उसको बढ़ा लीजिए। अगर आपको लगता है कुछ ऐसी बातें आपसे छूट रही हैं तो आप हाँ। बढ़ा लीजिए, कोई बात नहीं। अच्छा ठीक है, अगर आप कुछ मतलब महत्वपूर्ण बिंदु अगर आपको लग रहा है कुछ आप नहीं रख पाए हैं हाँ, तो नहीं, उसको आप मुझे 10 मिनट का समय और मिले। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात अच्छा ठीक है। तो विवेक मिश्र की जो मुझे कहानियां याद आती हैं, उसमें एक घड़ा कहानी है। एक स्त्री, एक बच्ची है, छोटी बच्ची, नवजात शिशु है, मतलब नवजात भी नहीं है, उसका उसको वो एक तरह से अबॉर्ट हुई है और उसको मार दिया जाता है। अब विवेक मिश्र पुरुष नहीं है, स्त्री नहीं है, माफ कीजिए, वो पुरुष दृष्टि से नहीं लिख रहे हैं। उन्होंने ऐसी समस्या को उठाया जो एक स्त्री ही महसूस कर सकती है उसको, मगर उन्होंने इतने ऑथेंटिक तरीके से। तो अब जो है ये जो रचना प्रक्रिया का जो दूसरा हिस्सा है यहाँ प्रबल हो गया, कि उन्होंने अपने अर्जित जो गुण है, मैंने अर्जित, चाहे वो शिक्षा हो या दूसरी चीजें हो, उनके माध्यम से अब उस यथार्थ को अपने अंदर अनुभूत किया और उसको लिखा। ऐसे ही एक कहानीकार जो बहुत, जिनका नाम है गीताश्री। गीताश्री की कहानियां जो अभी हाल ही में हंस में एक कहानी छपी है, मत्स्य गंधा। अब चाहे गीताश्री हो
चाहे योगिता यादव हों, चाहे आकांक्षा पारे हों, ये सभी पत्रकार लोग हैं। बेसिकली इनकी जो जो एक उनका सोचने का जो नजरिया है, जिसे हम फैकल्टी कहते हैं, तो ये पत्रकार की उससे संचालित होता है। तो इन लोगों की मुश्किल ये होती है, आमतौर पर पत्रकार लोग बहुत गहराई में नहीं जाते, सर्फिंग करते हैं एक्चुअली। तो संयोग ये है कि ये तीनों कथाकार वैसे नहीं हैं जैसे आमतौर पर पत्रकार होते हैं सर्फिंग करने वाले। इनके अंदर गहराई है। गीताश्री की इस कहानी के अंदर अपेक्षाकृत दूसरी कहानियों की ज्यादा गहराई है। मत्स्यगंधा में ऐसे ही जो मैं इसलिए नाम बता रहा हूं आपको इस समय के जो महत्वपूर्ण कथाकार हैं, चाहे वो एक रजनी मोरवाल की कहानी है नमकसार। अब नमकसार एक नमक बनाने वाले वो उसकी व्यक्ति की कहानी, और तमाम रजनी मोरवाल का जीवन वैसा नहीं है, ना आर्थिक जीवन वैसा है, ना सामाजिक जीवन वैसा है, मगर उन्होंने उस तरह के अनुभवों को अपने जीवन में शामिल किया और उस पर कथा लिखी। तो रचना प्रक्रिया जो होती है वो कभी कभी हमारे अर्जित गुणों से, यानी शिक्षा के माध्यम से, विचारधारा के माध्यम से लिखी जाती है, बनती है, और कभी मतलब ज्यादातर वक्त वो हमारे जो प्रदत्त परिस्थितियां होती हैं उनके माध्यम से जो है कहानियां लिखी जाती हैं। मैं इसलिए मैंने योगिता जी का उदाहरण दिया था कि वो चाहकर भी वो कहानी नहीं लिख पाई दलित जीवन की, क्योंकि अब मैं आ रहा हूँ जिन दलित लेखकों ने जो कहानियां लिखी, चाहे वो टेकचंद हो, चाहे मुकेश मानस हो, चाहे कौशल पवार हो, चाहे सुशीला टागोरे हो, चाहे ओम प्रकाश वाल्मीकि हो, अभी जो लिख रहे हैं सुमित्रा मेहरोल हो, कैलाश वानखेड़े हों, कितने नाम में, राज वाल्मीकि हों, बहुत सारे नाम जो इस समय में परिदृश्य में कान। इसकी वजह क्या है कि जो सामाजिक जीवन इन कथाकारों ने जिया है, जो दंश इन्होंने या इनके आसपास के लोगों ने सहे हैं, वो ये इतने तीखे हैं और इतने अनुभूत हैं कि लिखने में इन्हें कोई परेशानी नहीं होती, क्योंकि इनको सिर्फ उन घटनाओं का रचनात्मक रूपांतरण करने की ही कोशिश करनी होती है, और वो कर देते हैं। जैसे मैं अगर किसी एक कहानी पर, मैं कौशल पवार की एक कहानी जोहड़ी, जो हरियाणा के गांव की एक कहानी, कैसे एक महिला जो है, एक लड़की जो है, कोई बीच में लगता है बार शायद उस स्पीकर खुल जाता है उनका। अब अरुण जी आप ये बंद, इसका स्पीकर अपना ऑफ कीजिए प्लीज। अरुण जी आप स्पीकर ऑफ कीजिए। तो अब होता क्या है कि वो जोहड़ी कहानी लिखने में कौशल पवार को इसलिए बहुत दिक्कत नहीं होगी क्योंकि वो उनका अनुभूत सत्य है, और जीवन का एक ऐसा धड़कता हुआ हिस्सा है जिसे बस उन्हें उठाकर कहानी में रखना पड़ा, कहानी के रूप में रखना पड़ा। तो ये जो कहानी के रूप में जो रखना है, ये उनका कौशल है, कौशल जी का कौशल है। ऐसे ही कैलाश वानखेड़े की कहानी सत्यापन, मैं इसलिए कह रहा हूं इस बात को कि अब ये कहानी ना तो गीताश्री लिख सकती है, ना विवेक मिश्र के बारे में मैं थोड़ा सा संदेह कर सकता हूं, क्योंकि विवेक मिश्र बहुत कुशल इस मामले में और बहुत जागरूक व्यक्ति है। इसलिए विवेक मिश्र का नाम लेते हुए थोड़ा सा मैं संकोच कर सकता हूं, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि कई जो रचनाकार होते हैं ट्रांसेंड कर जाते हैं, अपने क्लास को ट्रांसेंड कर जाते हैं, वो शिक्षा से, विचारधारा को समझने से, आत्मसात करने से, पीड़ा को महसूस करने से। तो विवेक मिश्र मुझे लगता है कि इस मामले में एक अच्छा उदाहरण नहीं होंगे, क्योंकि उनकी
एक कहानी जो मुझे याद आती है, हनिया नाम की कहानी। वो एक ऐसी कहानी है कि शायद अगर कोई दलित रचनाकार भी लिखे तो मुझे अगर नाम ना बताया जाए तो पता नहीं लगेगा कि ये किसी गैर दलित रचनाकार ने लिखी है, माने विवेक मिश्र ने लिखी हो या किसी और ने लिखी हो। वो इतनी अच्छी हनिया कहानी है और उनकी सोच उस तरह की है। मगर मुझे पक्का पता है कि कुछ ऐसे रचनाकार जरूर हैं जो इस समय में भी हैं, पहले भी थे, जो दलित जीवन की कहानियों को नहीं लिख सकते। जो सत्यापन कहानी है वो कोई नहीं लिख सकता, और जो उस सामाजिक वर्ग से ना आया हो, जिसने उस सामाजिक वर्ग के साथ एक शर्त ये भी होगी, माने जिसे हम सब क्लॉज कहेंगे, कि वैसा जीवन या तो उसने जिया हो आर्थिक आधार पर, यानी अगर वो खुद जीवन उसका मध्यवर्गीय जीवन रहा होगा तो वो कैसे उस दुख को समझेगा, कभी नहीं समझेगा। कई बार दूसरा, जैसे कौशल पवार की कहानी है, मैंने बताया आपको कि जोहड़ी। अब बहुत सारे लोग जो गांव में नहीं रहे, जो जो हरियाणा जैसी उसकी पूरी उस स्थिति को नहीं समझते, वो जोड़ी क्या समझेंगे, तो बाकी बाकी समझ उस कहानी के जो शब्द हैं वही नहीं समझ में आने वाले उनको, वो नहीं लिख पाएंगे उसको। तो अब हो सकता है मेरी बात कुछ लोगों को बुरी लग रही हो, ऐसी संभावना है, तो मैं उनके लिए बता दूं, जैसे स्त्रियों के सत्य को, चाहे वो गीताश्री लिखें, चाहे योगिता यादव लिखें, चाहे आकांक्षा पारे लिखें, चाहे किरण सिंह लिखें, चाहे मनीषा कुलश्रेष्ठ लिखें, चाहे रजनी मोरवाल लिखें, कोई भी जो ये कहानियां लिखती हैं, बहुत कम पुरुष ऐसे हो सकते हैं, संभावना है कि पुरुष ऐसा लिख दें, मगर बहुत कम ऐसे होंगे जो भाव के स्तर पर और विचारधारा के स्तर पर उस तल पर पहुंच सकें जहां स्त्रियां सहज रूप से बैठी होती हैं। यानी इनको बहुत प्रयास करना होगा उस तल पर पहुंचने के लिए जिस पर सहज ढंग से, स्वाभाविक ढंग से, प्राकृतिक रूप से उन दुखों को, उन यातनाओं को वो स्त्रियां दर्ज कर सकती हैं। तो ये जो मैंने कहा कि लैंगिक जो एक विभाजन है, जो एक सामाजिक विभाजन है, जो एक क्षेत्रीय विभाजन है, ये विभाजन हैं और हमें स्वीकार करने होंगे। इसलिए नहीं कि कोई छोटा बड़ा है, इसलिए कि ये अलग अलग है, बस ये विभाजन इसलिए। तो इसमें ये कोई कहना कि नहीं साहब आप दलित जीवन की कहानी नहीं लिख सकते इसलिए आप बहुत अच्छे रचनाकार नहीं है, ये फालतू बात है। उसका अनुभव नहीं है इसलिए नहीं लिख सकता। राजेंद्र यादव ने नहीं लिखी एक भी कहानी दलित जीवन पर, भीष्म साहनी ने नहीं लिखी, मोहन राकेश ने नहीं लिखी, तो इसका क्या मतलब माना जाएगा कि वो अच्छे कहानीकार नहीं। उनका ये जीवन नहीं था। ज्ञान रंजन ने नहीं लिखी तो उनका जीवन नहीं था, इसलिए उनका अनुभव भी नहीं था, इसलिए वो नहीं लिख पाए, मगर बहुत सारे लोग लिख रहे हैं। तो अब जो मुझे इसमें 2-3 चीजें जो आप लोगों को कहनी है, मैं अपना इसलिए छोड़ रहा हूं, मेरी बात इसी में शामिल हो गई कि जब हम 2 मिनट में बोलूंगा कि हम जब कोई भी कहानी लिखते हैं तो जो सबसे पहली चीज होती है, इसी में से निकल रही है, वो है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है कि हमने क्या देखा। यथार्थ बहुत बड़ा एक चट्टान जैसे मैंने कहा, मगर हम उसमें क्या देख रहे हैं, हमें उसमें क्या लिखना है, हमने उसमें से क्या छांटा। हम तरह तरह की चट्टाने देखेंगे, ठोकेंगे, छेनी मारेंगे, हथौड़ा चलाएंगे और उन्हें छोड़ देंगे। फिर हम देखेंगे कि हमारी पसंद का एक पत्थर मिल गया और फिर हम उसमें से प्रतिमा निकालेंगे, बनाने की कोशिश करेंगे। यानी पहली चीज है ऑब्जर्वेशन, कि हम उसको ऑब्जर्व करते हैं, स्थितियों को ऑब्जर्व करते हैं, और वो स्थितियां हमें क्लिक कर जाती हैं जिन पर हमें लिखना होता है। और जो क्लिक करती हैं उसके पीछे के जो छिपे हुए रहस्य हैं वो हमारे पालन पोषण में, जिसे मैंने कहा प्रदत्त परिस्थितियों में, और हमारी शिक्षा में, हमारी अर्जित गुणों में, इनमें छिपे हुए होते हैं। तो पहला है हमारा जो ऑब्जर्वेशन। अब इस ऑब्जर्वेशन से हमने एक यथार्थ का चुनाव तो कर लिया, मगर कहानी पूरी यथार्थ तो नहीं होती, कहानी पूरी यथार्थ हो ही नहीं सकती। हाँ, ये हो सकता है कहानी बहुत सारे यथार्थों का एक मिला जुला पुंज हो। यानी अगर वो
वो 10 लोगों को मिलाकर एक चरित्र बन रहा हो और 100 लोगों की जीवन की कहानियों में से कुछ 100 लोगों के जीवन से कुछ लेकर एक कहानी रची जा रही हो, ये तो संभव है, मगर वो पूरी तरह यथार्थ नहीं हो सकता। उसमें जैसे हालांकि पता नहीं ये ठीक उदाहरण होगा कि नहीं होगा, मगर सोने के अंदर अगर जो जिसे हम खोट कहते हैं, अगर खोट ना मिलाया जाए तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आती। तो अगर कल्पना ना मिलाई जाए तो कहानी में वो जो एक लोच होनी चाहिए, जैसे जब महिलाएं आटा गूंथती हैं तो आटा गूंथने के बाद एक बार गूंद लेती हैं, जब उसके बाद उंगली मारकर उसमें देखती हैं तो वास्तव में वो ये देख रही होती है इसमें लोच कितनी है आटे में, कि इसकी रोटियां बनाने में हमें मतलब कितना मतलब मेहनत करनी है, कितनी अच्छी रोटी बनेगी कि नहीं बनेगी। तो ये जो लोच है, ये लोच कहानी में भी होती है, लोच जीवन में भी देखी जाती है, मूल्यों के अंदर भी। अगर अगर हमारे जीवन उसमें लोच है सोचने समझने में, तो हम अच्छी रचनाएं दे पाते हैं। तो ये कल्पना जो है उस यथार्थ के अंदर एक लोच पैदा करती है, एक अच्छी कहानी को पैदा करती है। ये मुझे लगता है किसी भी एक, मैंने ब्रॉड पर्सपेक्टिव में सब लेखकों की रचना प्रक्रिया पर बात की है, उनकी रचनाओं को थोड़ा थोड़ा जितना इतना 1 घंटे के समय में मैं समेट सकता था, मैंने समेटने की कोशिश की है। मैं नहीं जानता कि आप लोग कितने संतुष्ट हुए हैं। बाकी धन्यवाद। बहुत बहुत आपका आभार डॉक्टर अजय। और इस बीच जो मेरे साथी जुड़े हैं, मेरे विभाग के डॉक्टर संजीव, प्रोफेसर आनंद, लेफ्टिनेंट हमारे भूपेंद्र जी, अंग्रेजी विभाग के हमारे अमित जी, जो मैंने एक बार पीछे नाम पढ़े थे, और इसके अलावा हमारे जो विदुष बेटन फेसबुक पर जितने भी हमारे साथी जुड़े हैं उनका भी मैं स्वागत करता हूं। और जिनका मैं नाम ना ले पाऊं वो भी इस बात को, मेरी सीमाओं को समझते हुए क्षमा कीजिएगा। लेकिन जिनको मैं देख पा रहा हूं, प्रोफेसर विद्यावती, प्रोफेसर बुद्धदेव, डॉक्टर सुशीला, प्रोफेसर कांति कुमार सिन्हा, अरे डॉक्टर साहब सबका भी स्वागत करता हूं मैं। और अब मैं इसके बाद आमंत्रित करता हूं आपके प्रश्नों को। डॉक्टर साहब, कुछ लोगों ने हाथ रेज किया है बहुत देर से, तो उनसे देखिए। वही कर रहा हूँ, मतलब वो ये छूट रहा था ये थोड़ा हिस्सा भी। मैं अब आपके प्रश्नों को आमंत्रित करता हूँ। अगर डॉक्टर अजय से आप अपनी कुछ जिज्ञासाएं आपकी हो, कुछ प्रश्न हो, तो आप जरूर आप उनसे बात करें। अरुण जी पूछिए आप। अरुण जी पूछिए। जी सर। अजय नवरिया जी, सादर प्रणाम। डॉक्टर ढींगरा जी, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिएगा कृपया। सभी सदस्यों को मेरा प्रणाम, मैं सबको नमस्कार करता हूं। अजय जी, अभी आपने आपकी कहानी के जितने भी समीक्षा और अन्य लेखकों की बात हुई, उसमें आपने स्त्रियों के विषय पर बात करी है, और बहुत सारे कहानीकारों ने भी, और उसमें यथार्थवादिता की बात आपने करी है कि यथार्थवादिता को और यथार्थ रूप में किसी भी कहानी को लिखवाना मुश्किल है, ऐसा आमतौर पर देखा जाता है। आपने लोच की बात करी है कि कहानी में लोच आने के लिए काल्पनिक तथ्यों को और विचारों को उसमें समावेश किया जाता है। मेरा एक छोटा सा सवाल है, सवाल क्या कहूँ उसको, जिज्ञासा है मेरी, क्या नाम, कि जिस तरह का लैंगिक विविधता क्या नाम प्रभु प्रदत्त है हमारे मानवीय जीवन के अंदर, उसके विषय के अंदर आजकल लोग बात करते हैं, क्या नाम, आपको क्या नाम, ये बहुत ज़्यादा ये मेल फीमेल का और इन सब चीज़ों का विचार रहता है। बहुत ज़्यादा ये चीज़ें विदेशों से चली और क्या नाम भारत में भी आ गई हैं। इस विषय पे कुछ आप रोशनी डालेंगे थोड़ी सी? देखिए, एक तो जो बात मैंने नहीं कही वो आप मुझसे कह रहे हैं कि मैंने ऐसा कहा। मैंने कहीं नहीं कहा काल्पनिक तथ्यों का समावेश, मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा कल्पना। तथ्य दूसरी चीज हो जाती है। जब काल्पनिक तथ्यों का समावेश होगा तो कहानी नहीं रही, फिर तो वो दूसरी चीज हो गई। वो एक
एक मिस रिप्रेजेंटेशन हो गया। मेरा कहना था जिसे हम इमेजिनेशन कहते हैं, इमेजिनेशन एक अलग चीज है और फॉल्स डाटाज अलग चीज है, जो काल्पनिक तथ्य हैं। यानी आप तो थोड़ा सा पहले तो मैं यहाँ अपनी बात साफ कर दूं कि मेरा जो फोकस है वो है कि जब हम कल्पना का इस्तेमाल करते हैं तो कल्पना का मतलब ये होता है कि एक जीवन में हमने देखा कि एक वास्तव में यथार्थ में, तो जो हिंदी में मराठी में जो शब्द इस्तेमाल होता है वास्तव यथार्थ के लिए, तो जो वास्तव में तो ऐसा हुआ, वास्तविकता तो ये थी, मगर उसमें हम क्या करते हैं, या तो उसका आरंभ या उसका मध्य या उसका अंत, उसमें कुछ चेंजेस कर देते हैं, कुछ बदलाव कर देते हैं। उस बदलाव के पीछे हमारा कारण ये भी हो सकता है कि हम उस व्यक्ति में या उस समूह में जिजीविषा भरना चाहते हो, प्रेरित करना चाहते हो, आशावाद। जैसे मैंने कहा कि योगिता यादव की कहानी जो अभी छपी है नए घर में अम्मा, वो आशावाद पर खत्म होती है। बहुत ही आशावादी कहानी है। एक ऐसी बूढ़ी स्त्री जो निराश्रित हो चुकी है, उसको एक नई लोकतंत्र नई एक प्रधान बनी है, वो भी स्त्री है, और वो बनी है तो किस लिए बनी है, वो लोकतंत्र की जो बदलाव आए हैं, जो रिप्रेजेंटेशन का, प्रतिनिधित्व के जो हिस्से, जो अंश उन्हें दिए गए हैं, प्रतिनिधित्व का की जो भागीदारी उनकी हुई है महिलाओं की, तो जैसे से पहले सिर्फ पुरुष लोग ही प्रधान हुआ करते थे, अब इस लोकतंत्र के कारण बदलाव आने से स्त्रियां भी प्रधान होने लगी। उन्हें प्रधानी कहानी में कहा है, जो कि तो अब उस महिला की सहायता से इस बूढ़ी औरत को घर मिल जाता है। तो अब ये एक जरूरी नहीं है कि जीवन के वास्तव में भी, जीवन के यथार्थ में भी उस महिला को, बूढ़ी स्त्री को घर मिल गया हो। कल्पना का प्रयोग करते हुए कथाकार ये करता है कि नहीं, हमें इसकी आशा टूटने नहीं देनी चाहिए, क्योंकि इस चरित्र के साथ, इस पात्र के साथ हजारों लाखों लोगों की आशाएं जुड़ गई हैं। तो वो क्या करता है, उसको जिता दे रहा है, और ऐसे जिताता है कि वो बनावटी ना लगे। तो कहानी में ये सबसे खूबसूरत चीज थी कि वो बनावटी नहीं लगता, वो लगता है कि ये कितना अच्छा अंत हो गया है इस कहानी का। तो इसलिए एक तो मैं यहाँ पर आपसे ये कहूंगा कि ये मैंने नहीं कहा था। दूसरी चीज जो आपने पूछी कि पश्चिम से आया है, जो देखिए पश्चिम से तो कंप्यूटर भी आया है, मोबाइल भी आया है और गूगल मीट भी आया है। पश्चिम से तो ग्लास भी आया है, पोस्टर भी आया है, घड़ी भी आई है। पश्चिम से तो सारी चीजें आई हैं। कितनी चीजें हम छोड़ देंगे एक चीज, इसलिए हम देखेंगे कि हमारे लिए उसकी क्या क्या उपयोगिता है। पश्चिम से कहा जाता है कि जो आधुनिक कहानी है उसका विकास भी पश्चिम से हुआ, उपन्यास का विकास भी वहीं से हुआ। जितनी विधाएं हैं, नाटक को छोड़ दिया जाए तो नाटक हमारे यहाँ संस्कृत में पहले से थे। इतिहास लेखन हमारे यहाँ नहीं था, वो पश्चिम से आया है, जो एक विधिवत इतिहास लेखन था। अगर आप चीनी या यूनानी लोगों की बात करें तो भी सबसे पहले जो मेगस्थनीज की इंडिका है, वो भी जो इतिहास लेखन है वो पश्चिम से आया है, ग्रीक लोगों से आया है। तो हमारे यहाँ तो अगर गुप्ता साम्राज्य की वो ढूंढने लगे तो चीजें नहीं मिलेंगी। हमारे पास कुछ नहीं, हमने इतिहास उस तरह लिखा ही नहीं, भारतीय स्वभाव नहीं है इतिहास लिखने का। अब आप कहते हैं कि अगर स्त्रियों की ये जो भागीदारी की बात है या जो अस्मिता की बात है, जो वो अपने हकों के लिए जागरूक हुई हैं, सवाल ये है कि किसी भी वर्ग को या किसी भी व्यक्ति को, दोनों की बात कर रहा हूं मैं, एक व्यष्टि के रूप में भी और समूह के रूप में भी, इकाई के रूप में भी, क्या ये हक नहीं है कि वह सम्मान से अपना जीवन जिए? क्या वो इसलिए दुख पाए कि वो इस समूह में पैदा हो गया है तो वो कष्ट सहता रहे, गैर बराबरी झेलता रहे? जो उसके नैसर्गिक अधिकार हैं वो छोड़ दिए जाएं, इसलिए छोड़ दिए जाएं कि ये पश्चिम से आई है इसलिए हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे। अब अगर मैं ये कहूं कि पश्चिम से आने से पहले महादेवी वर्मा के यहाँ पर श्रृंखला की कड़ियों में जिस तरह की बात कर रही हैं, या और पहले अगर आप थोड़ा सा मतलब प्राचीन भारत की तरफ बढ़े, जहां पर शिक्षा का जिस तरह का वो था, महिलाओं को शिक्षाएं दी जाती थी, महिलाएं बाकायदा शास्त्रार्थ करती थी, तो इसका मतलब कहीं कोई बीच में कोई गड़बड़ हुई है
जिसकी वजह से स्त्रियों की शिक्षा को रोक दिया गया होगा। तो अगर हमने दोबारा से उसे शुरू किया, उनके अधिकारों को, उनको बराबर का मनुष्य मानने की शुरुआत की, तो ये एक तरह की नई शुरुआत नहीं है। हमने अपनी खोई हुई परंपरा को दोबारा पकड़ा है बस, जो बीच में कहीं विस्मृत हो गई थी। तो मैं नहीं समझता कि इसको इसलिए छोड़ देना चाहिए कि पश्चिम से आई थी, और हमारी जानकारी में यह है कि सब ये पश्चिम से आई है, स्त्री विमर्श, क्योंकि विमेन डिस्कोर्स जो शब्द है वो पश्चिम से आया है, मगर आजादी, स्त्री की बराबरी की लड़ाई तो बाहर से नहीं आई, वो तो यहाँ शुरुआत से लड़ी जाती रही होगी, बहुत शुरू में भी लड़ी गई होगी, बहुत शुरू में, जिसके पास हमारे पास एविडेंस नहीं है, जिसके कोई बहुत, जिससे कहते हैं कि हमारे पास जो तथ्य होने चाहिए, ऐतिहासिक तथ्य, वो नहीं है। मगर तो अगर स्त्री अपने वो हक मांग रही है जो मनुष्य होने के हक है, इसमें किसी भी संवेदनशील व्यक्ति को, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो स्त्री हो, उसको आपत्ति क्यों होनी चाहिए? एक मनुष्य की मानवीय गरिमा है। यानी मैं इसको इस तरह ले रहा हूं, मान लीजिए हम अक्सर कहते हैं कि श्रम के आधार पर जो है विभाजन होता है, तो हम मानते हैं कि हर कोई भी व्यक्ति हो, उसका श्रम के आधार पर अगर विभाजन हुआ है, वो छोटा बड़ा नहीं हो गया, हमने विभाजन किया है सिर्फ, वो तुम ये काम करोगे, तुम वो काम करोगे, हमने विभाजन किया। अगर हमने विभाजन किया है तो अब उसकी वजह से उसकी मानवीय गरिमा को ध्वस्त नहीं किया जा सकता। तो अगर स्त्रियों ने ये जिम्मेदारी ले ली कि हम घर का काम संभालेंगे, तो सिर्फ इसलिए उनको, उनकी मानवीय गरिमा को धूसरित कर दिया जाए, ये मुझे थोड़ा सा असंगत और अन्यायपूर्ण, असंगत से अधिक अमानवीय और अन्यायपूर्ण लगता है। मुझे लगता है ऐसा नहीं होगा। मैं फिर इसमें आपकी बात से मुझे डर है, हालांकि मगर मैं फिर भी आपकी एक बात का कहीं थोड़ा सा वो करूंगा। ऐसा नहीं है कि सारी महिलाएं अच्छी ही होंगी, ये पक्की बात है। जब सारे पुरुष अच्छे नहीं हैं तो सारी महिलाएं कैसे अच्छी हो जाएंगी? हाँ, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि कुछ महिलाएं उन चीजों का गलत फायदा नहीं उठाएंगी। सारे पुरुषों ने कौन से अच्छे कर लिया। डॉक्टर मंजू प्लीज स्पीकर ऑफ कीजिएगा। महिला की आवाज है। अब कई तरह की जिम्मेदारियां घर में महिलाओं को काम कर, ये सब अटेंड करते हुए भी संभालनी पड़ती हैं, मजबूरी होती है, क्या करें। तो उसमें अगर हम, मैं इसलिए कह रहा हूं आपसे बात, ये मुझे एकदम से ध्यान नहीं आ रहा, मैं जो उनकी कुर्तुला हैदर की जो किताब है, अगले जन्म वही बिटिया ना कीजिए, मैं इसको एक कसौटी मानता हूं डॉक्टर साहब। इसलिए कसौटी मानता हूं कि क्या किसी पुरुष के मन में ये सवाल कभी, ये कचोट कभी उठती है कि अगले जन्म में मुझे पुरुष मत बनाना भगवान कह रहा हूं, जब वो कह रहे हैं कि अगले जन्म मोहि बिटिया ना कीजो। किसी औरत से पूछ लीजिए, मैं कह रहा हूं 100 में से 98 स्त्रियां ये मना करेंगी अगले जन्म में स्त्री होकर पैदा नहीं होना चाहती। मेरे अपने जीवन में मैंने बहुत से लोगों से, मित्रों से पूछा है, ये मैं ऐसा सत्य बता रहा हूं जिसको मैंने फैक्चुअली, मैंने ये टेस्टेड है। मगर पुरुषों से पूछिए, पुरुष कभी इस बात से परेशान नहीं है कि वो अगले जन्म, अगर कोई अगला जन्म होता है तो वो अगले जन्म में पुरुष होने से बचना चाहता। क्यों, क्या वजह है? यही उसकी जड़ है। तो आपका जो सवाल है, मुझे लगता है कि इस पर थोड़ा सा आपको विचार करना चाहिए। धन्यवाद। और कोई साथी, कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा? अगर मैं अजय जी का धन्यवाद करना चाहूँगा, और बहुत ही अच्छा विश्लेषण दिया, और खास करके मेरे तीनों सवालों के जवाब मिल गए। धन्यवाद। कोई साथी और अपनी कोई प्रश्न या जिज्ञासा करना चाहेंगे? हाँ, मैं अजय जी के विश्लेषण से बहुत संतुष्ट हूँ, और लेकिन मेरा ये सवाल था कि जो ईमानदार जो लेखन है, उसका मोटे तौर पर क्या उस कहानीकार या लेखक में गुण होने चाहिए? इस प्रकार आप कुछ परिभाषित कर सकते हैं क्या इस बात को? देखिए, लेखन तो सामान्यतः कह रहा हूं और अधिकांशतः कह रहा हूं।
दो शब्द, जी ईमानदार ही होता है। अगर झूठा लेखन कोई करता है, जो कि मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि कोई झूठा लेखन कैसे कर सकता है। शायद नहीं इस तरह नहीं, से जैसे बहुत सारे जो प्रभाव जैसे लेखन पर आजकल माने दिखाई पड़ते हैं, उसमें उसका अपना वो निजी व्यक्तित्व भी होता है, और बाकी सामाजिक परिवेश का भी उस पर प्रभाव पड़ता है। इन सबको मिला जुला जो रूप है, उसको वो अपने उसमें अभिव्यक्त करता है अपनी कहानी में या और रचना में अपनी। तो इन सब को यदि मिला करके देखा जाए, तो वहाँ उस दृष्टि से मैं ये प्रश्न कर रहा था कि आप किस प्रकार उसे नहीं, डॉक्टर साहब, मैं ये आपसे कहेंगे। सिर्फ एक उदाहरण चाहता हूँ। जैसा आपने कहा ईमानदार लेखन का, मैं आपसे सिर्फ एक उदाहरण चाहता हूँ ताकि मेरे लिए सुविधा हो जाए, मैं उसको समझा पाऊँ या बात कर पाऊँ। बेईमान लेखन का एक उदाहरण आप मुझे दे दीजिए कि ये बेईमान लेखन है, और आप मुझे, फिर मैं ईमानदार लेखन पर बात करूंगा। नहीं, मैं ये केवल जो है ना, मैं आजकल जिस प्रकार की इस बारे में समीक्षा होती है और इसमें पत्रिकाओं में छपती है, तो उसके आधार पर ये बात मैं रख रहा था कि वैसे तो बिल्कुल आपने सही देखिए कहा कि देखिए उसमें अपना अनुभव होता है और नहीं, उसका अपना देखिए मैं व्यक्तित्व भी है। अब मैं आपका सवाल समझ गया, इसीलिए मैंने एक जी प्रश्न आपसे इसीलिए किया कि मैं आपके जी प्रश्न को नहीं समझ पा रहा था। तो अब मैं जी आपके प्रश्न को समझ गया। देखिए, ये मनुष्य के स्वभाव हैं। जी ये कोई ऐसा जिसे हम कहेंगे कि अ, मनुष्य जो है वो अच्छा और बुरा दोनों है। अब उसकी कौन जी सी प्रवृत्ति कब प्रबल होती है, उसका तो हमें भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता। तो और छोटे छोटे स्वार्थ हैं, बड़े बड़े स्वार्थ हैं, समझौते हैं जीवन में। हर व्यक्ति कुछ पाना चाहता है। जैसा कि साहित्य के बारे में कहा जाता है कि साहित्य के जो उद्देश्य हैं, उसमें एक उद्देश्य यश भी है, धन भी है। तो जाहिर है कि जी अगर ये दो उद्देश्य शामिल हो गए, तो इसके लिए जो जोड़ तोड़ शुरू होगी, जो बेईमानियां शुरू होंगी, जो समझौते शुरू होंगे, वो तो होंगे। अब इसका लेखन से कोई संबंध नहीं है, ये लेखन से इतर गतिविधियां, हाँ हाँ हाँ, ये बिल्कुल लेखन बिल्कुल से इतर बिल्कुल। गतिविधियां हैं, जी जिसमें लॉबिंग होगी, जिसमें अपने लोगों का नाम लिया जाएगा, जिसमें उन लोगों को प्रमोट किया जाएगा जो हमसे जुड़े हुए हैं। ये एक तरह की गुटबाजी और ये सब है। ये ईमानदार लेखन से इसका मैं नहीं समझता कि ईमानदार लेखन और बेईमान लेखन को जैसा कोई कैटेगरी हम बना सकते नहीं नहीं, हैं। बिल्कुल मैं धन्यवाद संतुष्ट हूँ डॉक्टर अजय। आपके विचारों से। बहुत बहुत जी, धन्यवाद सर, धन्यवाद। और आपने गजानन जी काफी भी हमें इसमें उपयोगी संतुष्ट हुए। जानकारी दी। समय की सीमा को देखते हुए फिर अब और प्रश्नों को तो मैं समझता हूँ कि हम लोग किसी और आगे कार्यक्रम में रख लेंगे। और सर एक रूप नारायण जी का पूछ लीजिए, इन्होंने बहुत पहले डाल दिया था। एक रूप नारायण जी का पूछ लीजिए बस। अच्छा, रूप नारायण जी, ये रश्मि जी आपके अरे बारे में आप बात रूप कीजिए। नारायण जी हैं क्या इसमें? कहाँ, यहाँ बैठे हैं? अच्छा हाँ भाई, रूप नारायण जी के बारे में एक बात मैं उनके सवाल पूछने से पहले ही बता दूं। रूप नारायण सोनकर जी बेहद बेहद यथार्थ परक लेखन करते हैं, और इनके जो दो उपन्यास, एक सुवरदान और एक डंक, बहुत चर्चित हुए। दक्षिण भारत में यूजीसी में पढ़ाए जा रहे हैं, बहुत सारी जगहों पर उनको पढ़ाया जा रहा है। इनकी कई कहानियां, एक कहानी तो इटली के यूनिवर्सिटी, तुरिनो यूनिवर्सिटी में लगी है। और रूपनारायण सोनकर की खासियत यह है कि ये उस ढंग से लिखते हैं जो ढंग प्रेमचंद का ढंग था, यानी पूरी तरह से यथार्थवादिता। उसमें जो है, उसमें एक बहुत अच्छी, मेरे को जो इनकी कहानियों की संग्रह है जिसका नाम है जहरीली जड़ें, उसकी एक कहानी मुझे अक्सर याद रहती है, और शायद वही कहानी इटली में लगी है, खटीक का घर नाम से। तो वो उस कहानी में जिसे हम दलित साहित्य का मूल आधार कहते हैं, जिनमें से अगर चार पायों पर कोई चीज टिकी होती है, तो उसमें एक पाया जो प्रतिरोध का है, इस कहानी का जो की सुंदरता वही है। और बहुत ही लंबे समय से ये लिख रहे हैं, नाटक भी लिखे इन्होंने। तो रूपनारायण सोनकर का नाम उस वक्त जो है, इसलिए इन लोगों के क्रम में छूट गया कि ये ओम प्रकाश वाल्मीकि के समकालीन है, मगर लिखना थोड़ा
कहानी देर से शुरू की है। इनकी एक आत्मकथा बहुत मशहूर है नागफनी नाम से। तो प्रश्न पूछिए। धन्यवाद अजय जी, आपका प्रश्न यहाँ लिखा हुआ है, बट हम चाहेंगे कि आप हमारे साथ उपस्थित है तो अगर हम आपका चेहरा भी देख लें और आप खुद प्रश्न पूछ लें तो बहुत स्वागत है आपका। जी रूपनारायण जी। देखिए रश्मि जी को ध्यान रहता है उत्तराखंड के कौन है। आपका प्रश्न पूछिए, आप कृपया प्रश्न पूछिए। सोनकर जी पूछिए। मुझे लगता है कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम है कोई। नहीं, इनका माइक ऑफ है। माइक ऑन कीजिए सर प्लीज। माइक ऑफ है आपका। इनका माइक ऑफ है, इनकी तरफ से है, हमारी तरफ से नहीं है। माइक ऑन करना होगा सर आपको। मैं तब तक इनका प्रश्न पढ़ देती हूँ, आप माइक ऑन करने के लिए इनको बोलिए। हाँ। जी। इनका प्रश्न ये लिखा हुआ है कि महान लेखक प्रेमचंद की कहानियों में दलित विरोध कहाँ पर है? कफन, सदगति और दूध का दाम के संबंध में क्या किसी दलित लेखक ने इन्हीं टॉपिक पर कहानियां लिखी हैं? और अगर लिखी हैं तो गैर दलित लेखक उस लेखक की चर्चा क्यों नहीं करते? कृपया प्रकाश डालें। असल में देखिए इसमें एक दो दृष्टियां हैं प्रेमचंद को लेकर। असल बात यह है कि प्रेमचंद एक ऐसे बड़े रचनाकार हैं, कहानी हो चाहे उपन्यास का मामला हो, कि उनको नजरअंदाज करके, उनको एक तरफ करके आप कोई बात शुरू नहीं कर सकते। और उन्होंने इतनी बड़ी संख्या में, विपुल मात्रा में कहानियां लिखी हैं, लगभग 350 कहानियां उनकी हैं, कि कुछ ना कुछ उनके यहाँ पर ऐसा एक दूसरे का विरोधाभासी भी मिल जाता है। और मैं ये नहीं कह रहा हूं, जैसा मैंने अपने शुरुआत में ही वक्तव्य में कह देता कि एक पंक्ति की वजह से कफन कहानी में वो चूक मानी जाती है, अन्यथा अगर उस पंक्ति को डिलीट कर देते प्रेमचंद तो उस कहानी पर कहीं कोई आपत्ति नहीं होती। क्या सदगति को लेकर कोई आपत्ति हुई है जिसमें दुखी चमार के ऊपर इतनी बात की गई है? कोई आपत्ति नहीं है। क्या ठाकुर का कुआं पर गंगी को और जो उसका पति है जोखू, उसको लेकर कोई आपत्ति कहीं है? क्या वो जो दूध का दाम को, मंगल को लेकर कहीं किसी की आपत्ति है उस तरह से? तो जो आपत्ति है वो एक कफन कहानी की एक लाइन को लेकर है। तो मगर दो दृष्टियां इस पर बन गई है। लोग इस बात को लेकर पीछे पड़ गए कि प्रेमचंद जो है दलित विरोधी है। जो लोग ये कहते हैं, मेरी उनसे असहमति पहले भी थी और आज भी है। प्रेमचंद दलित विरोधी नहीं है। अगर प्रेमचंद दलित विरोधी होते तो गोदान जैसे उपन्यास में जो सिलिया का प्रसंग है और सिलिया के परिजनों द्वारा जो मातादीन के साथ जो व्यवहार है, प्रेमचंद ना दिखाते। उनको कोई जरूरत नहीं पड़ी थी। अगर 1936 में उन्होंने कफन लिखी है तो 1936 में ही उपन्यास भी प्रकाशित होकर आया, यानी एक ही समय है दोनों रचनाओं का। तो हमें ये ध्यान रखना होता है कि हम कहीं कोई विचारधारा के जिसका सवाल अभी थोड़ी देर पहले हमारे एक मित्र ने पूछा था कि हम कहीं गलत इस्तेमाल तो नहीं कर बैठते हैं चीजों का, या हमें उनको, तो क्या होता है कि हम अपनी एक अतिवाद में जाने लगते हैं, विचारधारा के अतिवाद में जाने लगते हैं। और विचारधारा का अतिवाद जो होता है वो चाहे स्त्रियों का अतिवाद हो, चाहे वो दलितों का हो, चाहे वो किन्हीं और दूसरे लोगों का हो, चाहे वो क्षेत्र के आधार पर हो, भाषा के आधार पर, वो अतिवाद तो फिर गलतियां पैदा करेगा, उसमें मूल्यांकन भी गलत होंगे। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं कि प्रेमचंद ने जिस तरह से 1918 से 1916 से और 1936 के बीच में जिस तरह से उन्होंने प्रगतिशील मूल्यों का पक्ष लिया, जितना वो ले सकते थे। अरे भैया, आप कभी कभी थोड़ा सा विस्तार से भी देख लिया करो। फ्रांस में देख लो कि स्त्रियों को कब वोट देने का अधिकार मिला था और कितनी लंबी लड़ाई उन्होंने लड़ी थी। मतलब सब क्रांति हो गई, उसके बाद औरतों को घर में भेज दिया, जाओ खाना बनाओ। कभी दूसरी तरफ भी झांक कर देखो, यहाँ पर भारत में 1950 में 47 में आजादी मिलती है, 50 में संविधान लागू होता है, एक व्यक्ति एक वोट और सबको दे दिया जाता है।
इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड जेंडर। किसी चीज का वो नहीं रखा गया, बंटवारा नहीं किया गया कि नहीं महिलाओं को अभी नहीं देना चाहिए, वो इस योग्य नहीं है, ये क्या इन जातियों को नहीं देना चाहिए, ये अभी इतनी समझदार नहीं हुई है, पढ़े लिखे लोग नहीं, नहीं, सबको दिया एक एक मूल्य, एक वोट, एक व्यक्ति। तो अब कहने का मतलब ये है कि अगर आप हर चीज पर लांछन लगाएंगे, जो आपके सहयोगी थे, जिन्होंने जो उस देशकाल में जितना सहयोग कर सकते थे, तब तो फिर आप अपने मित्रों को, अपने शुभचिंतकों को, अपने हितैषियों को खो रहे हैं। तो मैं जैसे सोनकर जी मेरे बहुत आत्मीय हैं, प्रिय हैं, और उनका उपन्यास सुअरदान जो है जब आने वाला था मुझे इजाजत दीजिए सोनकर जी, तो मैं इनसे कहता रहता था कि यार देखो सोनकर जी, ये जो शीर्षक है ये मुझे बहुत जो है अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब बहुत मैं इसको सुविधा महसूस नहीं करता हूँ। तो वो नहीं माने, तो ये उनका हक है, वो ना माने, मैं सलाह दे सकता हूँ उसे। उन्होंने उसका नाम सुअरदान ही रखा, और पूरी एक, तो अब ये एक तरह का, मेरी नजर में ये एक तरह का अतिवाद था कि अगर कोई कथाकार गोदान लिखता है तो एक प्रत्युत्तर देते हुए कोई सुअरदान लिखे। धन्यवाद। जी नहीं, आप बोलिए। जबकि पूरा का पूरा जो दलित साहित्य है वो इस बात पर टिका हुआ है कि हम अंबेडकर को जो विचार हैं उनकी वैचारिकी पे चलते हैं, और अंबेडकर की वैचारिकी बुद्ध से प्रभावित है, और बुद्ध की पूरी वैचारिकी करुणा पर, क्षमा पर टिकी हुई है, मैत्री पर टिकी हुई, मंगल मैत्री पर टिकी हुई। तो ये विरोध से विरोध क्या कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि दुश्मन को भी दोस्त बनाओ, ये दोस्तों को ही दुश्मन बनाएंगे कुछ लोग। तो ये दो दृष्टियां इस समय अफसोस की बात है कि दलित साहित्य में चल रही है, और मुझे लगता है कि शुक्र है कि सोनकर जी में ये बहुत प्रबल नहीं है, मगर थोड़ी तो है। इससे पहले कि मैं डॉक्टर हमारे साथी डॉक्टर बात बोले सर, ये आपने बहुत सही टिप्पणी आपने रखी, ये विरोध के लिए विरोध नहीं होना चाहिए। जी, इससे पहले कि मैं अपने साथी हमारे हिंदी विभाग में के साथी डॉक्टर प्रत्यय अमृत को धन्यवाद के लिए बुलाऊं, 1-2 मिनट में आपके और लेना चाहूंगा और बात रखना चाहूंगा। कल हमारा जो कार्यक्रम रहेगा वो 5:30 बजे रहेगा, और हमसे जो हमारे बीच आ रही हैं विभा जी रंगमंच से जुड़ी हुई हैं, और विभा जी हम लोगों के बीच उपस्थित हो पाएंगी, और शीर्षक रहेगा नाटक और रंगमंच कला। तो अपने साथियों से भी और सब आप बताएं, और लोग जितने जुड़ सके। अभी हमारा कार्यक्रम कल भी है, परसों भी है, 18 को हमारा समापन होगा। एक बात। दूसरी बात, आज के हमारे वक्ता डॉक्टर अजय, आपने 2 बातें रखी कहानी को लेकर विशेष, जो मैं समझता हूं कि इस सारे स्थितियों में और विश्लेषण में महत्वपूर्ण है। शब्द आपने जो भी दिए हो, प्रदत्त और अर्जित, निश्चित रूप से कहानी उसको प्रभावित करती है। और दूसरी बात ये, मैं आप ही की बात को समर्पित करता हुआ, आपने कहा भीड़े की कहानी की शक्ति है जिजीविषा, और जीवन भी जिजीविषा से ही चलता है, और लोच कहानी में भी होती है और लोच जीवन में भी होती है। आइए लोच और जिजीविषा को एक बार फिर बुलाते हुए, पुकारते हुए 2 पंक्तियां या 3 पंक्तियां आपके समक्ष रख रहा हूं, उसके बाद प्रत्यय जी आएंगे और धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। हर रोज गिरकर भी मुकम्मल खड़े हैं, हर रोज गिरकर भी मुकम्मल खड़े हैं, ऐ जिंदगी देख मेरे हौसले तुझसे भी बड़े। हर रोज गिरकर भी मुकम्मल खड़े हैं, ऐ जिंदगी देख मेरे हौसले तुझसे भी बड़े हैं। हौसलों के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो, हौसलों के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो। हार जाओ जिंदगी में सब कुछ, हार जाओ
जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। इसी उम्मीद को संजोए, इसी उम्मीद को संजोए। और मैं नाम पुकार रहा हूं अपने साथी डॉक्टर प्रत्यय अमृत जी का, वो आए और आज का धन्यवाद ज्ञापित करें। डॉक्टर अमृत प्रत्यय जी। धन्यवाद सर। मैं अपने महाविद्यालय दिल्ली कॉलेज आर्ट्स एंड कॉमर्स और अपने विभाग की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं उन सभी विद्वत जनों का जिन्होंने पूरे मनोयोग से डॉक्टर नावड़िया को सुना। और सर ने जिस तरह से कहानी के आरंभिक दौर से लेकर नए रचनाकार रजनी मोरवाल, योगिता यादव से होते हुए उन्होंने जिस तरह से बताया वह बहुत ही रोचक रहा। और मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं जयशंकर प्रसाद फाउंडेशन और दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स का, जिनके संयुक्त तत्वाधान में यह 5 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन हुआ। और जिस धन्यवाद ज्ञापित करता हूं IQAC के कन्वीनर डॉक्टर श्रीकांत पांडे सर का, जिनके पूरे सहयोग से यह कार्यक्रम हुआ। मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं उन सभी सहभागी का जिन्होंने पूरे मनोयोग से इस कार्यक्रम को सफल बनाया और इस कार्यक्रम में सहभागिता दी। धन्यवाद सर। सभी साथियों को धन्यवाद। धन्यवाद हमारे अध्यक्ष डॉक्टर कृष्णलाल ढींगरा सर के, जिनके अथक प्रयास से यह संभव हो पाया। धन्यवाद सर। प्राचार्य जी का भी धन्यवाद है, जिन्होंने जी और आप प्रोफेसर सुजीत कुमार का भी आभार है। अरे राजा भाई का आभार है। रखिए आप प्रत्येक, ये बात आप रख चुके? जी सर, हो गया। चलिए, आप सभी का हम हिंदी विभाग की तरफ से भी आभार धन्यवाद ज्ञापित हमारे प्रत्येक जी ने कर ही दिया। जिसका नाम भी छूटा हो वो कोई बात नहीं, लेकिन क्योंकि उनका ये आज उनको ये खुदा दिया गया था। मैं हमारे हिंदी विभाग की तरफ से, दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स की तरफ से जितने साथी भी जुड़े, एक बार सभी का आभार। कल हम लोग मिलेंगे 5:30 बजे और हमारे बीच उपस्थित रहेंगी विभा जी, जो नाटक और रंगमंच से जुड़ी हैं। हम सबके साथ एक नई अनुभूति और एक नए अनुभव के साथ हमको कल का अनुभव हमारा कविता का था, आज का कहानी का, और कल का संदर्भ रहेगा नाटक और रंगमंच। कल हम लोग उस अनुभव से रूबरू होंगे, साक्षात्कार करेंगे। इस शुभकामना के साथ, इस इच्छा के साथ आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। और कल हम लोग 5:30 बजे जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नमस्ते सर, धन्यवाद। ढींगरा जी जी, सभी मित्रों का बहुत धन्यवाद। कॉलेज और